तो जिसका इंतजार था वो आ चुका है। और क्या ही गजब एंट्री थी पेनीवाइज की। जितना इन्होंने स्टोरी बिल्डअप किया था उसके पे ऑफ का टाइम आ चुका है। स्टोरी में एक न्यू एलिमेंट भी आया, हैलोरन का लॉक बॉक्स। साथ ही इंग्रिड के बारे में भी कुछ नई बातें पता चली। सबके बारे में बात होगी। वैसे एक इंटरेस्टिंग थ्योरी भी है जिसके बारे में मैं आखिरी में बात करूंगा। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत इंटेरोगेशन रूम से होती है। हैलोरन टैनियल के माइंड से बाहर आ गया है। टैनियल की हालत खराब है, उसके मुंह से व्हाइट फॉर्म निकल रहा है, इसलिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। हैलोरन भी अपनी पावर यूज करने की वजह से काफी थका हुआ है। वो फ्रांसिस को बताता है कि 13 टुकड़ों की लोकेशन का पता चल चुका है। फिर हैलन के पूछने पर फ्रांसिस उसे पूरी बात बताता है इट एंटिटी के बारे में। यहाँ ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि वेस्टर्न जंगल के ऊपर ही डेरी शहर बना था और स्कॉटे वॉब्स्कॉट ट्राइब ने म्यूटेराइड के 13 टुकड़े वेस्टर्न जंगल के बॉर्डर में दफनाए थे, जो अब डेरी का बॉर्डर है। इसलिए डेरी शहर अब इट एंटिटी का पिंजरा बन गया है, इसलिए ही पेनीवाइज डेरी से बाहर नहीं जा सकता। यहाँ एक अजीब बात ये थी कि ट्राइब का नाम चेंज कर दिया गया है। इट मूवीज में सोकोपीवा ट्राइब थी, लेकिन यहाँ स्कॉटे वॉब्स्कॉट ट्राइब बोल रहे हैं। शायद फ्यूचर में ट्राइब ने अपना नाम चेंज कर लिया होगा, या ट्राइब 2 पार्ट्स में बट गई होगी, या फिर कुछ और भी बात हो सकती है। वैसे ट्राइब वाले चाहते हैं कि वो टुकड़े जहाँ दफन है वहीं पर रहें, क्योंकि पेनीवाइज अगर आजाद हो गया तो वो फिर पता नहीं क्या कर देगा। इन लोगों के पूर्वजों ने पेनीवाइज का सामना किया है, तो इसलिए इन्हें पता है कि वो चीज कितनी खतरनाक है, उससे जीता नहीं जा सकता। इसलिए इन्होंने पेनीवाइज को यहीं वेस्टर्न जंगल में कैद कर दिया था। लेकिन फिर समय बीता, बाद में यहाँ डेरी शहर बन गया, अमेरिका देश बन गया, गवर्नमेंट बन गई और अब नेटिव अमेरिकन के पास कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं कि किसी को भी उन 13 टुकड़ों के बारे में ना पता चले। मगर रोज ने बचपन में फ्रांसिस को ये राज बताकर बड़ी गलती कर दी और अब ये सब हो रहा है। फ्रांसिस चाहता है कि उन 13 टुकड़ों को ढूंढकर बॉर्डर को छोटा किया जाए, मतलब टुकड़े करीब लाए जाए, जिससे इट एंटिटी यानी पेनीवाइज को पकड़ पाएंगे। वो पेनीवाइज को पकड़कर बस किसी तरह दुश्मन देश पर अटैक करवाना चाहता है, कोल्ड वॉर जीतना चाहता है। हेलन ये राज सुनकर शॉक है और कहता है कि फ्रांसिस को सब कुछ पता था, फिर भी उसने हेलन को अपनी फैमिली यहाँ लाने को मना नहीं किया। फ्रांसिस साफ कहता है कि प्लान के अकॉर्डिंग हेलन को एयरफोर्स बेस में रहना था, क्योंकि एयरफोर्स बेस डेरी के बॉर्डर के बाहर पड़ता है। लेकिन हेलन का अपना फैसला था अपने घर में रहने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्च का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। शायद उसकी एक आंख परमानेंटली डैमेज हो गई है। उसने सबको बताया था कि उसके चश्मे का कांच टूटकर उसकी आंखों में चला गया था, जिस वजह से ये सब हुआ। मतलब फिलहाल लिली सेफ है, उस पर किसी भी तरह का कोई इल्जाम नहीं लगा है। मुझे तो लगा था कि ये फिर से जूनिपर असाइलम जाने वाली है। खैर मार्च को अब समझ आ चुका है कि लिली सच कह रही थी कि कुछ तो है जो डेरी के बच्चों को डरा रहा है। अब क्योंकि उसने खुद पेनीवाइज की प्रेजेंस को फील कर लिया है, तो वो समझ चुकी है। फिर ये बच्चे वापस टावर में जाकर डिस्कशन करते हैं कि आगे क्या किया जाए। और यहाँ येलो टेंट में उन्हें मिलता है मैटी बुरी हालत में। पहले तो मैं मैटी को देखकर काफी खुश था, क्योंकि मेरी थ्योरी थी कि मैटी और फिल किसी तरह जिंदा है, क्योंकि हमें कई क्लूज दिए गए थे कि मैटी और फिल जिंदा हैं। जैसे इस कॉर्नफ्लेक्स बॉक्स पर ये दोनों ठीक दिखते हैं, लेकिन 100 वाले यहाँ सही खेल गए, जो मैं आगे बताऊंगा। खैर मैटी पूछने पर बताता है कि इट एंटिटी एक क्लाउन है जो इन सबको अपने साथ सीवर्स में ले गया था। डेरी के नीचे कुछ बच्चों को जिंदा रखा, वो टैडी का ब्रेन खा गया, सूजी का हाथ कट गया था, वो बेचारी खून बहने से मर गई। फिल अभी भी सीवर्स में जिंदा है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। मैटी बताता है कि पेनीवाइज रात को शिकार करता है और दिन में सोता है, और इसलिए वो आज दिन में मौका देखकर सीवर से भाग आया। रोनी कहती है कि पुलिस के पास चलो, अपना स्टेटमेंट दो, सच्चाई बताओ, उसके डैड बच जाएंगे। लेकिन मैटी का कहना था कि वो वापस सीवर्स में चला जाएगा, लेकिन पुलिस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि फिर पुलिस वाले मैटी को उसके डैड के पास भेज देंगे, जिनसे वो भाग रहा था, क्योंकि उसके डैड बुरे इंसान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज और कुछ नेटिव अमेरिकन की ग्रुप मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में जॉन नाम का आदमी अब ट्राइब की न्यू कीपर को सब कुछ समझा रहा है। जैसे कि हमको पता है कि नेटिव अमेरिकन इन 13 टुकड़ों और डेरी का रख रखाव करते हैं, जितना इनसे हो पाता है। यहाँ जॉन बता रहे हैं कि इस साल 25 लोग गायब हुए, 7 की मौत हुई, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। सबसे बड़ा बच्चा 16 साल का था और छोटा बच्चा 5 साल का, जिसका मतलब पेनीवाइज की ये साइकिल 1908 एंड 1935 से कम खौफनाक रही है, मतलब कम खून बहा है। साथ ही यहाँ ये भी बात होती है कि पेनीवाइज क्रीचर डेरी के ग्राउंड वाटर में अपना कुछ डिस्चार्ज टाइप छोड़ रहा है, मतलब किसी तरह का सब्सटेंस डेरी के पानी में मिल रहा है, और वो भी वो तब से कर रहा है जब से डेरी शहर बना है, जिसका मतलब डेरी का पानी पेनीवाइज ने दूषित कर रखा है। यही पानी डेरी वाले पीते हैं, और ये एक बढ़िया डिटेल है जिसका
इसका मतलब दूषित पानी पीने की वजह से डेयरी के लोग इतने अजीब हैं, इग्नोरेंट हैं, हर बड़ी चीज को यूं ही भूल जाते हैं जैसे यहाँ बच्चे गायब होते रहते हैं और ये लोग बस अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। ये पानी पीने की वजह से ही डेयरी के लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है, वो माइंड फॉग में रहते हैं और पेनीवाइज से रिलेटेड चीजों पर इग्नोरेंट हो जाते हैं। मीटिंग में ये भी बताया जाता है कि डेयरी के लोगों में कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिख रहा है, जो इसी दूषित पानी का नतीजा है। ये लोग इसे ऑगरी कहते हैं। ऑगरी एक साइन की तरह है, मतलब एक फ्यूचर मैसेकर का साइन, एक बिग ब्लडी इवेंट का साइन है जो हमेशा होता है। और इस ब्लडी इवेंट के बाद ही पेनीवाइज क्रीचर की साइकिल का एंड होता है और फिर डेयरी के लोगों को मिलती है 27 सालों की शांति। ये बिग ब्लडी इवेंट हम ऑलरेडी इंट्रो सीक्वेंस में देख चुके हैं, जैसे 1908 का किचनर आयरन वर्क्स एक्सप्लोजन और 1935 का ब्रैडली गैंग मैसेकर, जिसके बाद पेनीवाइज 27 सालों के लिए सो गया था। और अब करंट टाइमलाइन यानी 1962 में होगा द ब्लैक स्पॉट फायर इंसिडेंट। हमें ट्रेलर में भी आग लगने वाले कई सीन दिखाए गए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। खैर मीटिंग के बीच में एक लड़का आकर बताता है कि डैनियल को मिलिट्री ने पकड़ लिया है। ये बात सुन रोज अपने घर जाकर वही म्यूटेराइड वेपन को ढूंढ कर निकालती है जो इनकी ट्राइब का पहला म्यूटेराइड वेपन था। लगता है कि कई जनरेशन से ये वेपन रोज की फैमिली संभालती आई है। देखा जाए तो 13 टुकड़े और इस वेपन को मिलाकर ये 14 म्यूटेराइड टुकड़े हैं। खैर रोज वेपन को अपने पास रखकर फ्रांसिस से मिलती है, उससे पूछती है कि डैनियल कहाँ है। फ्रांसिस कहता है कि जब हमारा मिशन कंप्लीट होगा तब उसे छोड़ दिया जाएगा। फ्रांसिस ये भी बताता है कि आज से 5 साल पहले उसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से एक ड्रग दिया गया था, जिससे उसे डेयरी में बिताई बचपन की मेमोरीज याद आ गई, खासकर तब की जब वो वेस्टर्न जंगल में स्केलेटन मैन से टकराया था। तब रोज ने उसे पूरी सच्चाई बताई थी और इसलिए फ्रांसिस को काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन थी इट एंटिटी के बारे में। और अब कोल्ड वॉर चल रही है, इसलिए फ्रांसिस को एक आइडिया आया और अब वो इट एंटिटी को पकड़ना चाहता है। फ्रांसिस रोज को अपना प्लान बताता है कि वो इट एंटिटी को पकड़कर उसकी पावर से अमेरिका को सेफ रखना चाहता है। रोज साफ कहती है कि एंटिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो बहुत खतरनाक क्रीचर है। लेकिन ये बात फ्रांसिस नहीं मानता। रोज कहती है कि वो हेल्प कर सकती है, लेकिन अब फ्रांसिस को भी रोज पर भरोसा नहीं रहा। रोज कहती है कि उसे डैनियल से मिलने दो, वो डैनियल को रेडी करना चाहती है ताकि तुम मिलिट्री वाले भी सेफ रहो। फिर रोज को डैनियल से मिलने दिया जाता है एंड ये सीन काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि यहाँ रोज एंड डैनियल अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहे थे ताकि किसी को कुछ समझ ना आए। वैसे रोज डैनियल को ज्यादा बोलने नहीं देती, वो डैनियल को बताती है कि मिलिट्री वाले डैनियल को साथ ले जाएंगे ताकि डैनियल इनको रास्ता दिखा सके। रोज वो वेपन डैनियल को देती है और कहती है कि इसे अपने पास रखना, तुम सेफ रहोगे। वैसे रोज ने मिलिट्री को बताया है कि डैनियल ही इस वेपन को यूज कर सकता है और इसकी हेल्प से वो 13 टुकड़ों को ढूंढ लेगा। देखा जाए तो अभी मिलिट्री को नहीं पता है कि ये टुकड़ा भी म्यूटेराइड का हिस्सा है और क्योंकि इस टुकड़े से कोई नुकसान नहीं है तो मिलिट्री वाले डैनियल को ये रखने दे रहे हैं। देखो इस सीन में अगर आप इन दोनों के डायलॉग्स और फेस एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि डैनियल मिलिट्री को सीधा मरवाने ले जा रहा है उस नीबोल्ट हाउस के नीचे सीवर्स में, क्योंकि एग्जैक्टली नीबोल्ट हाउस के नीचे ही पेनीवाइज रहता है। देखो पिछले एपिसोड में हैलोरन डैनियल से पूछता है कि वो 13 पिलर्स कहाँ हैं और सडनली डैनियल बच्चे से एडल्ट फॉर्म में आ जाता है और इशारा करता है नीबोल्ट हाउस की तरफ। मेरा मानना है कि डैनियल को उस सीन में बच्चा ही दिखना चाहिए था क्योंकि वो उसके बचपन की याद थी। आई थिंक डैनियल किसी तरह अपने सेंस में वापस आ गया होगा, इसलिए उसका एडल्ट फॉर्म दिखा और उसने जानबूझकर हैलोरन को नीबोल्ट हाउस बताया ताकि मिलिट्री वहां जाए और पेनीवाइज के हाथों मारे जाए या पेनीवाइज उन्हें जैसे भी मारे। क्योंकि सीन को देखकर ऐसा लगता है कि डैनियल कहना चाहता था कि उसने मिलिट्री को झूठ बोला है नीबोल्ट हाउस का रास्ता बताकर। मुझे तो ऐसा ही लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैंक को शॉशैंक प्रिजन में ट्रांसफर किया जा रहा है। बाहर काफी लोग हैं जो बहुत गुस्सा हैं क्योंकि उनको लगता है कि गायब हुए बच्चों को हैंक ने ही मारा है। इस भीड़ में शार्लेट भी थी और यही एक आदमी अपनी पिस्टल निकालकर हैंक पर गोली चलाता है, लेकिन पुलिस वाले उस आदमी को पकड़ लेते हैं। ये आदमी फिल एंड सूजी के डैड हैं जो अपने बच्चों की मौत का बदला लेना चाहते हैं। फिलहाल हैंक सही सलामत है, उसे शॉशैंक प्रिजन की बस में भेज दिया जाता है। यहाँ शार्लेट को एक पुलिस ऑफिसर दिखता है जो बिल्कुल पेनीवाइज की तरह स्माइल कर रहा था और एकदम से वो गायब भी हो जाता है। यहाँ दो चीज हो सकती है, या तो ये सच में पेनीवाइज था क्योंकि इसके दांत बिल्कुल पेनीवाइज की तरह दिख रहे थे, या फिर गोली चलाने की वजह से शार्लेट का डर ट्रिगर हो गया। हमें पता है कि शार्लेट पहले अरेस्ट हो चुकी है, शायद ये वहीं का पुलिस वाला होगा जिससे शार्लेट को डर लगता हो। फिर घर में हेलन शार्लेट को सब कुछ बताता है, शायद आइडेंटिटी के बारे में, और अपनी फैमिली को सेव करने के लिए एयरबेस ले जाता है क्योंकि एयरबेस डेयरी के बॉर्डर से बाहर है। दूसरी तरफ लिली इंग्रिड के घर जाकर उससे मिलती है, उसे बताती है कि मैटी जिंदा है और शायद फिल भी जिंदा है। और यहाँ रिवील होता है कि इंग्रिड का हस्बैंड मीट शॉप वाला स्टैन कर्स है, यानी कि इंग्रिड मिसेस कर्स है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में थ्योराइज किया था, ये सर्कस में काम करने वाले बॉब ग्रे की बेटी है। इसकी शादी स्टैन कर्स से हुई। अब इसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, जरूर देखना। इंग्रिड कहती है कि लिली को पुलिस के पास जाना चाहिए, ये पुलिस का
काम है। वो लिली से वादा करवाती है कि वो और बाकी बच्चे वहाँ सीवर्स में नहीं जाएंगे, इनकी जान को खतरा हो सकता है। लिली वादा करती है कि वो नहीं जाएगी। दूसरी तरफ विल शार्लेट से झूठ बोलकर एयरबेस से निकल जाता है ताकि अपने दोस्तों के पास जा सके। शार्लेट को न्यूज से पता चलता है कि शॉशैंक प्रिजन जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है, कई प्रिजनर्स मारे गए और हैंक रोगन फिलहाल फरार है। साथ ही न्यूज से ये भी पता चलता है कि नीबोल्ट स्ट्रीट का रास्ता बंद कर दिया गया है क्योंकि मिलिट्री वहाँ अपना मिशन करने वाली है। दूसरी तरफ टावर पर सब बच्चे इकट्ठा होते हैं। अब इनके साथ मार्ज भी है क्योंकि उसे भी सब कुछ पता चल चुका है। लिली अपना प्लान बताती है कि ये सब मैटी के साथ सीवर्स में जाएंगे ताकि फिल को बचा सके और बाद में फिल पुलिस को सब कुछ बता देगा। इससे रोनी के डैड भी बच जाएंगे। लिली कहती है कि इस बार हम उसकी मॉम की 3 टैबलेट्स खाएंगे जिससे हमें डर नहीं लगेगा, तो पेनीवाइज भी कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ अब मिलिट्री नीबोल्ट हाउस में एंटर होती है। इसमें हैलोरन, डैनियल, हैनलन, पॉली और फुलर के साथ बाकी सोल्जर्स भी हैं। ये सब पुराने कुएं से डेरी के सीवर सिस्टम में जाते हैं। सबको पहले ही बता दिया गया है कि ये एंटिटी उनके डर का रूप लेकर उनके सामने आ सकता है। साथ ही कोई भी ऐसी चीज दिखे जो सीवर्स में नहीं होनी चाहिए उस पर गोली चला देना। यहाँ डिक हैलोरन को अपनी ग्रैंडमा की आवाज सुनाई देती है जो सिर्फ उसी को सुनाई दे रही थी। डैनियल रोज के दिए वेपन को देखता है कि वो ग्लो कर रहा है या नहीं। अगर वेपन ग्लो करेगा इसका मतलब पेनीवाइज करीब है। देखो ये सीन बैक टू बैक होते हैं जिसका सिंपल मीनिंग ये है कि हैलोरन को जो अपनी ग्रैंडमा की आवाज सुनाई दे रही है वो पेनीवाइज नहीं था। मेरा मानना है कि वो ग्रैंडमा है जो किसी तरह हैलोरन से कनेक्ट कर पा रही है क्योंकि ग्रैंडमा के पास भी साइनिंग एबिलिटी थी और वो इसलिए ही हैलोरन से कनेक्ट कर पा रही है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। खैर ये सब सीवर्स में पानी वाली जगह को पार करते हैं, लेकिन जब हैलोरन इस पानी में कूदता है वो एकदम से साइकिकली अपने बचपन की याद में चला जाता है। देखो ये सीन काफी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें बहुत कुछ हो रहा है। ये हैलोरन की एक दर्दनाक याद है, शायद उसके बचपन की याद जब वो छोटा बच्चा था और शायद इसी याद में ग्रैंडमा की डेथ हुई थी। हम याद में देखते हैं कि हैलोरन और उसकी ग्रैंडमा बाथरूम में है और हैलोरन के अब्यूसिव ग्रैंडपा एक लॉक बॉक्स लेकर खड़े हैं। ग्रैंडपा गुस्सा है क्योंकि इन दोनों के पास साइनिंग एबिलिटी है और दोनों ही बिना कुछ बोले एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये बाथरूम हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा था जब हैलोरन को अपनी ग्रैंडमा का विजन आया था। ग्रैंडमा ने बोला था कीप दैट लिड ऑन टाइट। अब ये लाइन मुझे उस टाइम समझ नहीं आई, लेकिन ग्रैंडमा इसी लॉक बॉक्स की लिड को बंद रखने की बात कर रही थी, मतलब ये बॉक्स खुलना नहीं चाहिए। अब देखो हैलोरन की ये जो याद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके कैरेक्टर के लिए, जिसमें ये बॉक्स नहीं खुलना चाहिए और अब पेनीवाइज को ये पता लग चुका है। मेरा मानना है कि जैसे पिछले एपिसोड में हैलोरन डैनियल की याद में गया था, ठीक वही पेनीवाइज अब हैलोरन के साथ कर रहा है। वो हैलोरन के दिमाग में घुसकर उसको उसकी ही बुरी याद में ले आया है, उसके डर के पास। साफ दिख रहा है कि हैलोरन के ग्रैंडपा अब्यूजिव थे और ये बात डॉक्टर स्लिप मूवी में हैलोरन ने कंफर्म की थी। अब यहाँ पेनीवाइज ही ग्रैंडपा के रूप में आया है क्योंकि ग्रैंडपा की एक आंख साइड में हो गई है। ऐसा म्यूटेंट बेबी वाले सीन में इस बच्चे की आंख भी हो गई थी और पेनीवाइज भी ऐसा ही करता है। वो चाहता है कि ये लॉक बॉक्स खुल जाए। तो आखिर ये लॉक बॉक्स है क्या? ये लॉक बॉक्स कोई फिजिकल चीज नहीं है जैसा कि दिखाया गया है, बल्कि ये एक मेंटल लॉक बॉक्स है। देखो जिन लोगों के पास साइनिंग एबिलिटी होती है उन्हें बहुत कुछ दिखता है। ये लोग बहुत कुछ सेंस कर सकते हैं, जैसे भूत प्रेत, मॉन्स्टर्स, कोई भी बुरी चीज, बुरा ट्रॉमा, और ये चीज इनको बार बार दिखती रहती है। इसीलिए हैलोरन की ग्रैंडमा ने मेंटल लॉक बॉक्स टेक्निक सिखाई थी, जिसमें हैलोरन भूत प्रेत अपने ट्रॉमा को अपने दिमाग में एक बॉक्स बनाकर उसमें कैद कर लेता था ताकि ये सब बुरी चीजें उसे डिस्टर्ब ना करें और वो अपनी लाइफ नॉर्मली जी पाए। वरना खुद ही सोचो, हर वक्त तुम्हें कुछ ना कुछ बुरा दिखता ही रहेगा तो अपनी लाइफ कैसे जी पाओगे? अब यहाँ आता है पेनीवाइज, जिसे ये बात पता चल चुकी है, इसलिए वो ग्रैंडपा बनकर आया है ताकि बॉक्स खुल जाए और हैलोरन अपने ही दिमाग से परेशान रहे और पेनीवाइज के बीच में न पड़े। ग्रैंडपा बहुत जिद करते हैं कि बॉक्स खोल दो। वो ग्रैंडमा के पैर में गोली चला देते हैं और बॉक्स को आखिर में खोल ही देते हैं। बॉक्स खोलते ही हैलोरन की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसने आज तक जो कुछ भी बॉक्स में कैद किया था वो आजाद हो चुका है। उसका ट्रॉमा, उसका डर और भी बहुत कुछ जो फिलहाल डिटेल्स में नहीं बताया गया। वैसे एक माइनर डिटेल है, मुझे लगता है कि ग्रैंडपा के मरने के बाद हैलोरन को ग्रैंडपा का भूत दिखता होगा क्योंकि ग्रैंडपा ने हैलोरन को बहुत सताया था, परेशान किया था और इसलिए हैलोरन अपने ग्रैंडपा को देखकर हैरान था क्योंकि ग्रैंडपा को तो बॉक्स के अंदर होना चाहिए था। अब जैसा कि हमको पता है कि पेनीवाइज ग्रैंडपा बनकर आया था क्योंकि ग्रैंडपा ही हैलोरन को तोड़ सकते थे। ये मेरी थ्योरी है, शायद ऐसा कुछ दिखाया जाए। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 सोल्जर्स को पेनीवाइज अंकल सैम की तरह दिखता है जिन्हें वो मार डालता है। तो अंकल सैम एक्चुअल पर्सन नहीं है, ये एक सिंबल है जो यूएस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली जैसे इंडिया को मदर इंडिया के रूप में पर्सनिफाई किया जाता है, वैसे अमेरिका अपने आप को अंकल सैम के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। आपने अंकल सैम की ये क्लासिक इमेज जरूर देखी होगी। इस इमेज का यूज वर्ल्ड वॉर 1 में सोल्जर रिक्रूट करने के लिए किया जाता था। शायद ये इमेज ही इन दोनों सोल्जर्स का डर था, इसलिए पेनीवाइज इनको ऐसा दिख रहा था। खैर डैनियल फुलर के साथ है, लेकिन मौका देखते ही डैनियल भाग जाता है। फुलर डैनियल पर गोलियां चलाता है लेकिन वो बच जाता है, मगर डैनियल से उसका वेपन गिर जाता है। दूसरी तरफ हैनलन और पॉली एक साथ है। हैनलन को यहाँ अपनी वाइफ
शार्लेट दिखती है जो पॉली को नहीं दिखती। हेलन समझ जाता है कि ये वो इट एंटिटी है। वो उस पर गोली चलाता है और इट एंटिटी गिर जाता है। हेलन जब पास जाकर देखता है तो इट एंटिटी क्रीपी स्माइल करके गायब हो जाता है। इसके ये 2 दांत देखो, ये 2 दांत हमने पुलिस वाले के भी देखे थे। खैर तब हेलन पॉली से साफ कहता है कि सीधा गोली चला देना अगर कुछ भी ऐसा दिखे जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि बच्चे भी अब सीवर्स में एंटर करने वाले हैं। ये 3-3 टैबलेट्स खा लेते हैं। यहाँ एक बात नोटिस करना कि मैटी की हाइट एकदम से बढ़ गई है। एपिसोड 1 में ये लिली से छोटा था और यहाँ देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2023 में सैग एफ्ट्रा स्ट्राइक हुई थी, शूटिंग रोकनी पड़ी और इसी बीच मैटी भाई साहब की हाइट इतनी बढ़ गई। खैर ये बच्चे सीवर्स में एंटर करते हैं और इन पर टैबलेट्स का असर होने लगता है। मार्ज रिच का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुम्हारे हाथ बहुत सॉफ्ट है। रिच तो मस्त खुश है क्योंकि उसे मार्ज ऑलरेडी काफी पसंद है। ये सीन कॉमेडिक था, लेकिन कुछ देर बाद ही इन्हें यहाँ सूजी, टेडी, फिल की सड़ी हुई लाशें दिखती हैं। ये सब डर जाते हैं और फिर इन्हें मैटी की भी लाश दिखती है, जिसका मतलब मैटी भी मर चुका है। और जो मैटी इनके साथ था वो गाना गाते हुए धीरे धीरे पेनीवाइज में बदल जाता है और हमें मिलता है फर्स्ट लुक ऑफ दी पेनीवाइज। मतलब पेनीवाइज मैटी बनकर इनको सीवर्स में ले आया और मैटी एंड फिल के जिंदा होने वाली थ्योरीज पर पानी डाल दिया। वैसे ध्यान से देखने पर पहले ही पता चल जाता है कि पेनीवाइज मैटी बनकर आया था। जैसे पहले उसने बताया था कि पेनीवाइज रात में शिकार करता है और दिन में सोता है, जो बिल्कुल सही नहीं है। पेनीवाइज कभी भी अटैक कर सकता है। वो सौदा सिर्फ 27 सालों के लिए है। दूसरा, वो पुलिस के पास जाने से मना कर देता है। और तीसरा, मैटी पर टैबलेट का असर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, कई महीने बीत चुके हैं मैटी को गायब हुए, तो बिना कुछ खाए वो जिंदा कैसे हो सकता है। खैर ये सब पेनीवाइज से डर कर भागते हैं। लिली पीछे रह जाती है। विल सबसे आगे भागते हुए अपने डैड हेलन के सामने आ जाता है और क्या ही सीन था ये, टॉप क्लास। हेलन को लगता है कि इट एंटिटी अब उसका बेटा बनकर आया है, लेकिन ये असली विल है। और पॉली भी विल को देख पाता है। हेलन गोली चला देता है और विल को बचाते हुए ये गोली पॉली को लग जाती है। पॉली जख्मी है। उसे समझ आ जाता है कि उसका वक्त आ चुका है। हेलन उसे सॉरी कहता है और पॉली अपनी आखिरी सांस लेते हुए मर जाता है। देखो पॉली की डेथ का उतना इम्पैक्ट फील नहीं हुआ, लेकिन सीन बहुत ही बढ़िया था। हाँ, अगर पॉली और हेलन के बीच कुछ सीन्स दिखाए जाते जहाँ उनका बॉन्ड दिखता, उनकी दोस्ती दिखती, सैक्रिफाइस वाली बातें होती, तो शायद पॉली की डेथ का इम्पैक्ट हैवी फील होता। खैर पॉली अब मर चुका है। हेलन की आंखों में आंसू हैं। वो पॉली की बॉडी और बच्चों को अपने साथ सीवर से बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली बेचारी पीछे रह गई है। वो फंस गई है और हर जगह से रास्ता बंद है और सामने प्रकट होता है दी पेनीवाइज। वो लिली को थोड़ा और डराता है। उसके डैड का रूप लेकर पिकल मॉन्स्टर बन जाता है एंड देन अपने दांतों से अटैक करता है। बट फॉर्चुनेटली या कह लो प्लॉट आर्मर, लिली के सामने पड़ा था वही मीटेओराइट वेपन जो टैनियल से गिर गया था। वेपन पेनीवाइज की प्रेजेंस में ग्लो करने लगता है और पेनीवाइज वेपन को देख इरिटेट होकर वापस चला जाता है। लिली को भी ये बात समझ आती है कि इस ग्लोइंग आर्टिफैक्ट की वजह से पेनीवाइज ने दोबारा अटैक नहीं किया। फिर सीन कट होता है। हम देखते हैं कि इंग्रिड अपने कार में बैठती है और कार के पीछे की सीट में होता है हैंक ग्रोगन। वैसे इंग्रिड की कार और उसके घर के बारे में एक थ्योरी है जो मैं एंड में बताऊंगा, जरूर देखना। हैंक इंग्रिड को कार चलाने को कहता है और इंग्रिड जंगल जैसे एरिया में कार रोकती है। हैंक और इंग्रिड बहुत पैशनेटली किस करते हैं। मतलब इंग्रिड ही वो व्हाइट मैरिड वुमेन है जिसके साथ हैंक ने थिएटर इंसिडेंट वाली रात बिताई थी। एक बात भी क्लियर हो जाती है कि हैंक और इंग्रिड का अफेयर चल रहा है, जबकि हैंक ने शार्लेट से कहा था कि उसने गलती से रात बिता ली थी। ऐसा कह सकते हैं कि इंग्रिड का अपने हस्बैंड स्टैन कर्स के साथ रिश्ता खराब चल रहा है और इसलिए उसका अफेयर हैंक से हुआ। खैर हैंक इंग्रिड से कहता है कि शार्लेट से मिलो, वो हैंक को बचा सकती है। फिर इंग्रिड शार्लेट से मिलती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है इंग्रिड कर्स कहकर। दूसरी तरफ हम हेलन को देखते हैं जो एयरबेस में अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि पॉली को गोली लग गई थी, वो मारा गया, लेकिन वो ये नहीं बताता कि गोली उसने चलाई थी। फ्रांसिस भी पॉली की मौत पर अफसोस जताता है और कहता है कि इन नेटिव अमेरिकन्स को जवाब देना होगा क्योंकि इन्होंने हमें मौत के मुंह में भेज दिया था। हालांकि रोज ने मना किया था, लेकिन अब फ्रांसिस को कौन समझाए, ये अपनी फील्डिंग सेट करवा कर रहेगा। हेलन को बताया जाता है कि हेलोरन का भी कुछ भी पता नहीं चल पाया है और दूसरी तरफ हम हेलोरन को सीवर से निकलते हुए देखते हैं। वो अभी भी शॉक में है और उसे पॉली का भूत भटकता हुआ दिखता है। अब क्योंकि हेलोरन का मेंटल लॉक बॉक्स ओपन हो चुका है, तो इसलिए ही उसे पॉली का भूत भी दिख रहा है, जिसका मतलब अब उसे ऐसी अजीब चीजें दिखती रहेंगी। वो फिलहाल अपने दिमाग से ही परेशान रहेगा। एपिसोड के एंडिंग सीन में हम उसी लॉक बॉक्स को ओपन देख पाते हैं जो फोरशैडो कर रहा है कि आगे के एपिसोड में हेलोरन के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शायद वो अपनी साइनिंग एबिलिटी को अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे अब बॉक्स से आजाद हुई चीजें परेशान करती रहेंगी। साथ ही यहाँ खून भी दिखता है, शायद ग्रैंडमा का होगा क्योंकि उनके पैर पर गोली लगी थी।
देखो मैंने कई डिटेल्स सीन्स के साथ ही समझा दी थी, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं अब बताता हूँ। जैसे कि एक सवाल होगा कि सीवर्स में पेनीवाइज मैटी बना हुआ था, तो आखिर वो सेम टाइम पर शार्लेट, अंकल सैम और ग्रैंडपा कैसे बन गया? जिसका सिंपल आंसर ये है कि पेनीवाइज कोई नॉर्मल फिजिकल क्रिएचर नहीं है। वो एक दूसरे डायमेंशन से आया हुआ सेफ शिफ्टिंग एंड रियलिटी बेंडिंग कॉस्मिक एंटिटी है। जो पेनीवाइज का फॉर्म हम देखते हैं वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। उसका असली रूप फिजिकल स्पेस से परे एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए पेनीवाइज एक ही टाइम पर अलग अलग जगह पर अपीयर हो सकता है। वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट फॉर्म में एक ही मोमेंट पर दिख सकता है। वो दिमाग और रियलिटी दोनों को मैनिपुलेट करता है। कभी कभी जो लोग पेनीवाइज को देखते हैं वो उनके माइंड के अंदर क्रिएट किया हुआ हेलुसिनेशन होता है। तो टेक्निकली वो एक फिजिकल क्रिएचर की तरह टेलीपोर्ट नहीं करता, बल्कि हेलुसिनेशन क्रिएट करता है। एंड ये चीज इट चैप्टर 2 में दिखाई गई थी। वो लूजर्स क्लब के मेंबर को अलग अलग स्पॉट्स पर एक ही टाइम पर दिखता है, हर किसी को उनके डर के रूप में। तो बात सिंपल है कि पेनीवाइज एक जगह बंधा हुआ नहीं है। उसका पेनीवाइज रूप सिर्फ एक मास्क है। जो असली आइडेंटिटी है वो रियलिटी को बेंड करके एक टाइम पर मल्टीपल प्लेसेस पर दिख सकता है। चलो बात करते हैं इनग्रिड की, I mean उसकी कार की। देखो इनग्रिड की कार पिछले एपिसोड में भी दिखी थी, मगर तब हमें पता नहीं था कि ये इनग्रिड की कार है। एपिसोड 4 में जब विल टेलीस्कोप से अपने घर के बाहर देखता है तब उसे पेनीवाइज दिखता है। फिर जब हेलन बाहर देखने जाता है उसे कोई नहीं दिखता, मगर इस सीन में यहाँ इनग्रिड जैसी सेम कार पार्क है, या कह लो इनग्रिड की ही कार पार्क है। आगे हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ हेलन पेड़ पर रेड बलून देख रहा है और ऐसा लगता है कि हेलन को कोई छुपके से देख रहा है। शायद कार में इनग्रिड थी और उसी ने पेनीवाइज का कॉस्ट्यूम पहना था। मैंने जब इस सीन की ब्राइटनेस बढ़ाई तब ऐसा लग रहा है कि ये पेनीवाइज नहीं है, ये कोई फीमेल है जिसने पेनीवाइज का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, या कह लो क्लाउन कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। और अब बात करते हैं मिड सीजन ट्रेलर की। हमें यहाँ इनग्रिड के घर का एटिक दिखाया गया है जहाँ पर लिली इनग्रिड के पुराने फोटोज को देख रही है। फोटोज में छोटी इनग्रिड अपने डैड बॉब ग्रे के साथ है। ये इनग्रिड के घर का एटिक इसलिए है क्योंकि ये सेम डिजाइन इनग्रिड के घर में इसी एपिसोड में दिखाया गया है। वैसे हम यहाँ एक क्लाउन विग भी देख पाते हैं जो कार्निवल में इस छोटी क्लाउन ने पहना हुआ था। साथ ही विल के घर के बाहर भी इसने यही विग पहना हुआ है। हाई चांसेस है कि ये इनग्रिड है क्योंकि उसके घर के एटिक में ये सब सामान है। अब मैं ट्रेलर को और ब्रेक डाउन नहीं करूंगा वरना ये शो मैं अपने लिए और आपके लिए स्पॉइल कर दूंगा। फिलहाल इतना ही काफी है। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनग्रिड का क्या सीन है, आखिर उसका एंड गेम क्या है। वैसे एक बात बोलूंगा, द शाइनिंग एंड इसका सीक्वल डॉक्टर स्लीप जरूर देख लो क्योंकि डिक हैलोरन एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है इन दोनों फिल्मों में। और अब ओवरऑल एक बढ़िया इंटरकनेक्टेड एक्सपीरियंस फील होगा क्योंकि डॉक्टर स्लीप मूवी में हैलोरन का भूत छोटे डैनी टॉरेंस को लॉक बॉक्स का कॉन्सेप्ट समझाता है कि आखिर कैसे भूत प्रेत और बुरी चीजें बुरे ट्रॉमा को मेंटल लॉक बॉक्स में कैसे कैद करना है। चलो जाते जाते एक बात और बताता हूँ, क्या आपको पता है कि अगर डॉक्टर स्लीप मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करती तो हमें एक फिल्म पहले ही मिल जाती डिक हैलोरन के ऊपर जिसका टाइटल होता है हैलोरन। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्टूडियो ने माइक फ्लैनेगन को हायर किया था, लेकिन डॉक्टर स्लीप उतना पैसा नहीं कमा पाई और हैलोरन फिल्म का प्लान कैंसिल कर दिया गया। वैसे अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो वो भी बताना। कोई थ्योरी कुछ भी शो से रिलेटेड कमेंट कर देना। तो जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था कि स्टोरी बिल्डअप हो चुका है एंड अब बारी है पे ऑफ की। देखते हैं स्टोरी कहाँ और कैसे एंड होती है। तो बाय एंड हैप्पी वॉचिंग।